सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, यानी व्यतिकरण की थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एक और नाम से पूछा जा सकता है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यानी दो प्रकाश तरंगों का जब अध्यारोपण होगा तो जो उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोग जरूर से वो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर दो प्रकाश स्रोत हो, लाइट सोर्स, और शर्त क्या होनी चाहिए कि ये दोनों जो लाइट सोर्स हैं, एक तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए यानी एक वर्णी होना चाहिए, दूसरा कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट यानी कला संबद्ध होने चाहिए, और ये तो दोनों प्रकाश स्रोत से ये जो प्रकाश तरंगे निकलेंगी, इन तरंगों का फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर होना चाहिए और इनका एम्पलीट्यूड भी लगभग बराबर हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न ज्यादा अच्छा बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ देखिए एक डायग्राम्स में समझाया हूं कि मान लीजिए ये एक सोर्स, लाइट सोर्स S1 है और ये एक दूसरा लाइट सोर्स S2 है। अब यहां से ये S1 और S2 से ये दो प्रकाश तरंगे चली, लाइट वेव चली और यहाँ पॉइंट P पे मिल रही है। तो अगर ये लाइट वेव्स जो यहाँ पे चली हैं, अगर इस पॉइंट P पे मिलेंगी, सेम फेज में मिलेंगी, तो यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस मतलब लाइट ज्यादा होगा, और अगर यही तरंगे इस पॉइंट P पे जो मिल रही हैं दोनों, अगर अपोजिट फेज में मिलेंगी तो वहां पे डार्कनेस हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरा जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, क्योंकि ये केवल एक सोर्स से केवल एक लाइट तरंग तो निकलेगा नहीं, वो बहुत सारे यहाँ पे तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं दोनों से। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि डार्क और ब्राइट, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट हो गया, फिर उसके बगल में ये डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये इस प्रकार से एक इंटेंसिटी, जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डार्क ब्राइट करके एक फ्रिंजेस यहाँ पे बनते हैं। इसी को हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ये क्यों होता है और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस यही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया भी था आप लोगों को कि ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्यों बनती हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। ठीक, मैं इसको इसमें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं फिर उनके लिए ये बोरिंग हो जाएगा। आप लोग जरूर से पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए, कंसीडर टू वेव्स having same frequency reaching at a point P in the space simultaneously represented by। तो देखिए मान लेते हैं जो S1 लाइट सोर्स है, इससे जो वेव निकल रहा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है Y1 इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा t, और जो सेकेंड ये S2 से जो वेव निकल रहा है वो है Y2 इज इक्वल टू A2 sin ओमेगा t। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप, मैंने बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा का फैक्टर सेम रहेगा, और ये ओमेगा क्या होता है, इस ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf। अब यहाँ पे जो f होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। फाई क्या है? फाई दोनों वेव में फेज डिफरेंस है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर अभी आपने बोला कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहे। तो फिर ये फेज डिफरेंस, एक्चुअल में ये ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि फेज डिफरेंस जीरो हो। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है दोनों लाइट के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, वो बना रहेगा, ये होता है। ठीक है, कोहेरेंसी का मतलब यही होता है कि जो भी दोनों जो वेव हैं, जो दोनों तरंग हैं, उनके बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। ये कोहेरेंसी का कंडीशन होता है कि मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा, इसी को कोहेरेंसी का कंडीशन बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। ठीक, तो फिर आप एक और डाउट आ सकता है कि फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे यहाँ पे सेम फेज में मिलेंगे, कहीं कहीं पे अपोजिट फेज में मिलेंगे। तो जहां सेम फेज में यानी समान कला में मिलेंगे वहां पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, और जहां पे अपोजिट यानी विपरीत कला में मिलेंगे वहां पे बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे जो लाइट सोर्स S1 S2 है, यहाँ पे स्क्रीन की दूरी कितनी है, d। अब जैसे यहाँ से जो लाइट वेव यहाँ सीधे O पे चला और यहाँ से ये सेम चला, तो अगर ये दोनों का पाथ
पाथ सेम है, पाथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ का ये पाथ बराबर है, तब ये जो दोनों वेव चलेंगे ये यहाँ पे सेम फेज में पहुंचेंगे। इसीलिए सेंटर में हमेशा इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, जो मैं पिछले टर्म पे पढ़ाया था। तो इसीलिए सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अब मान लीजिए ये एक और साथ में यहाँ पे एक वेव ये चला और दूसरा वेव ये चला, तो जरा ये देखिए, ये जो S1 से वेव ये P पे चला, ये तो कम पाथ ट्रेवल कर रहा है, जबकि S2 से जो P पे चला वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो आप जानते हैं इन दोनों वेव के बीच में एक पाथ डिफरेंस, पथांतर पैदा हो जाएगा, और पथांतर पैदा हो गया तो ऑटोमेटिक एक कलांतर पैदा हो जाएगा। यानी ये जो फेज डिफरेंस पैदा हुआ है वो इनके अलग अलग डिस्टेंस का पाथ ट्रेवल करने पे पैदा हुआ है, न कि टाइम के साथ चेंज होने पे ये फेज डिफरेंस आया है। तो यही कारण है कि अलग अलग जो वेव्स हैं वो स्क्रीन पे अलग अलग पाथ ट्रेवल करके जाएंगे। इसलिए इन S1 और S2 से कोई भी दो वेव जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो इस ऑटोमेटिक यहाँ पे पाथ में अंतर होने के कारण यहाँ पे कुछ न कुछ फेज डिफरेंस या यूं कहिए पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा या तो डार्क फ्रिंज बनेगा। हाँ, सेंटर वाला आप देख पा रहे हैं बाई ज्योमेट्री दोनों पाथ सेम होगा, तो सेंटर में हमेशा सेम फेज में पहुंचेगा, तो यहाँ पे हमेशा ब्राइटनेस मिलेगा। इसके बाद डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, इस तरह से मिलता जाएगा। ठीक, यही कंडीशन हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पे एक वेव को दर्शाया गया है इस इक्वेशन से, साइनसोइडल वेव, और दूसरे को इससे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच का। A1 और A2 क्या है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स है। Y1 एंड Y2 क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एट पर्टिकुलर टाइम t पे। एट पर्टिकुलर टाइम t पे कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई, किसी भी साइनोसोइडल वेव को, जैसे मान लीजिए ये मैं एक साइनोसोइडल वेव बनाया, ये इस तरह से वेव है, तो आप लोग जानते हैं ये वेव यहां से ये 0 है, चलना शुरू किया, तो ये जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक्सिस के अलोंग होगा, ये मान लीजिए ये प्लस हो गया A1 और ये हो गया माइनस A1, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया A1, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में ये जितने एक राउंड, जैसे ये यहां से यहां तक इसका एक ऑक्सीलेशन हो गया या एक कंपन हो गया, ये यहां तक, ये वाला नहीं, चलिए मैं केवल एक कंपन बनाता हूं, एक, तो एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ये राउंड पूरा करता है, इतना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और वेवलेंथ कितना होता है, एक पूरा एक वेव जैसे यहां से ये चला, फिर ये वापस यहाँ पे ये इस पॉइंट तक आ गया सेम फेज में, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये इसका वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य भी अभी आगे इसमें आएगा। अब ये y क्या है, देखिए y क्या है, क्योंकि ये वेव x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस के अलोंग मिलेगा। कैसे, जैसे ये मैं एक बार फिर से ये सिंपल वेव बनाता हूं, देखिए ये वेव x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो मान लीजिए टाइम जब t बराबर 0 था तो यहाँ पे, मान लीजिए टाइम t इक्वल टू t पे ये यहाँ पे आया, तो ये इतना टाइम पे ये जो y एक्सिस पे इतना जो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये y1, तो y1 क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम t पे कितना डिस्प्लेसमेंट है y1, जबकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होता है एम्पलीट्यूड, यानी आयाम होता है वो y एक्सिस पे। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर ये दोनों वेव एक मीडियम में चल रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट, जब ये आपस में अध्यारोपित होंगे, सुपरपोजिशन होगा, तो जो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों का अलजेब्रिक सम होगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, y1 प्लस यहाँ पे y2, तो ये y1 का फैक्टर और ये y2 का। अब यहाँ पे ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये हमने इतना कर दिया, a2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये साइन ओमेगा टी का फैक्टर, ये साइन ओमेगा टी का फैक्टर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी का फैक्टर कॉमन ले लिए, तो ये a1 प्लस a2 cos फाई बचा, और दूसरा क्या बचा, a2 sin फाई इंटू कॉस फाई बचा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, यानी रिजल्टेंट जो वेव, जो y1 वेव और y2 वेव के अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, ये उसका इक्वेशन है। बट इस इक्वेशन को देख के हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमें इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा।
इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को हम लोग एक नया फैक्टर मान लेते हैं r cos थीटा, और इस फैक्टर को हम लोग मान लेते हैं r sin थीटा। ऐसा क्यों? ताकि इस इक्वेशन को साइनोसॉइडल फॉर्म में हम लोग अरेंज कर सके, ताकि रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, जो रिजल्टेंट तरंग बनेगा, उसके बारे में हम कुछ कह सके। तो इसके लिए हम लोग, और हाँ, यहाँ r और थीटा क्या है, दो नए कांस्टेंट है। तो अब जब हम इसको यहाँ पे ये रख देंगे, ये r cos थीटा और इसके जगह r sin थीटा, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे r तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी अगेन sin a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बना, उसका एक हमें इक्वेशन मिल रहा है, y इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा। और कोई भी साइनोसॉइडल वेव हम लोग लिखते हैं, तो ये जो साइन फैक्टर होता है, इसके पहले जो ये क्वांटिटी होती है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कब? एट पर्टिकुलर टाइम t पे, ठीक। और ये थीटा क्या है, ये न्यू फेज डिफरेंस है जो क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे R क्या है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, जो रिजल्टिंग वेव आया दोनों के मिलने से, उसका एम्पलीट्यूड है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए वापस आइए इस इक्वेशन पे, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायरिंग करके जोड़ दीजिए, R का मान आ जाएगा। तो चलिए स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं। तो देखिए इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आएगा। और इधर ये इसका सिंपल हम लोग स्क्वायरिंग करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये स्क्वायरिंग जब आप करेंगे, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ तक, और ये सेकंड फैक्टर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, अगेन a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर यहाँ पे थीटा प्लस साइन, सॉरी फाई यहाँ पे रहेगा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल सा ये फैक्टर आ गया, और r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू cos फाई। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है फाइनल वेव का, ये हमारे नोन फैक्टर में आ गया। A1 क्या था, पहले वेव का एम्पलीट्यूड, A2 क्या था, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे फाई क्या था, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस था। अब यहाँ पे एक और जो हमने कांस्टेंट इन्वॉल्व किया था थीटा, इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हमने इन्वॉल्व किया था, तो इसका वैल्यू A1 A2 और फाई के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ पे ये tan थीटा, दोनों को आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं ना कैसे करना है? देखिए ये 4 इक्वेशन 4 बटे इक्वेशन 3 भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, और उधर ये भाग दे दिए, तो ये आ गया, तो यहाँ से थीटा आ गया। अब देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव आया है, उसका इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो है वो r क्या है, एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट वैल्यू 1 ही आती है, तो सीधे हम लोग I इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर ये हम लोग लिख देंगे, ये आर स्क्वायर यहाँ से आया है, ठीक है, ये आर स्क्वायर ये है। तो हमें क्या मिला, जो रिजल्टेंट जो इंटरफियरेंस हुआ है, जो इंटरफियरेंस होने के बाद दोनों वेव का जो सुपरपोजिशन हुआ, तो उससे इंटरफियरेंस हुआ, तो इंटरफियरेंस के बाद जो रिजल्टेंट पैटर्न आया, उसके ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि देखिए, भले ही पहले वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, A1, तो पहले वेव की इंटेंसिटी I1 इक्वल टू क्या हो गया, A1 स्क्वायर, दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2 इक्वल टू क्या हो गया, A2 स्क्वायर। बट इनका जो जब रिजल्टेंट आया, तो जो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस के बाद आया, उसकी इंटेंसिटी किस पे निर्भर कर रही है, दोनों के फेज डिफरेंस पे। मतलब यहाँ पे देखिए, इस चीज को अच्छे से समझिए, इसका मतलब जैसे यहाँ पे वापस आ जाइए, देखिए जब यहाँ पे इनका इंटरफियरेंस न होता, केवल एक लाइट वेव होता, तो इसकी इंटेंसिटी I1 इक्वल टू क्या रहती, A1 स्क्वायर, और ये पूरा इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली इस पूरे स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता। मतलब केवल एक वेव होता तो पूरे स्क्रीन पे हमको ब्राइटनेस दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि ये इंटेंसिटी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये केवल एम्पलीट्यूड पे निर्भर कर रहा है। और इसी प्रकार अगर दूसरा केवल यही होता, तो इसकी इंटेंसिटी A2 स्क्वायर, वो भी यूनिफॉर्मली इस स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, हर जगह हमको रोशनी दिखाई देता। लेकिन
जब दोनों वेव एक साथ चल रहे हैं तो इनके इंटरफेरेंस यानी सुपरपोजिशन अध्यारोपण से जो व्यतिकरण हुआ तो उसका जो रिजल्टेंट वेव यहाँ पे जो बन रहा है अब उसके इंटेंसिटी फाई पे निर्भर कर रही है। मतलब इस वेव इन दोनों वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है उस पर निर्भर कर रहा है। हाँ, एम्पलीट्यूड पे निर्भर कर रहा है, उनके अलग अलग एम्पलीट्यूड पे निर्भर कर रहा है। फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे उनके ये A1 स्क्वायर पहले वेव का एम्पलीट्यूड A2 दूसरे का, बट यहाँ पे एक फाई का फैक्टर आ गया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब कि अब जो इंटेंसिटी है फाइनल वाली वो इस पे निर्भर करेगी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस ही यह फाइनल कर पाएगा, ये डिसीजन दे पाएगा कि एक्चुअल में जो इंटेंसिटी वहां पे पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, क्या यूनिफॉर्मली पहुंच रही है कि नॉन यूनिफॉर्मली पहुंच रही है, उसी को हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें इस फाई के फैक्टर को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। एक फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। और यहां से जो पाथ डिफरेंस जो क्रिएट होगा, कैसे पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, ये स्क्रीन है, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2। अब यहां से जो लाइट चला जो सीधे बीच में आएगा इसमें तो पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों का पथ समान है। अगर ये x मीटर चला ये x मीटर चला तो पाथ डिफरेंस x माइनस x 0, तो पाथ डिफरेंस 0। तो फिर देखते हैं कैसा पैटर्न बनेगा। लेकिन जो वेव यहां पे पहुंचेगी उसमें देखिए ये वाला वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये ज्यादा, तो इन दोनों के पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ निकलेगा। फिर उस पाथ डिफरेंस जितना आएगा वो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा फेज डिफरेंस। फिर फेज डिफरेंस के कंडीशन से हम पता करेंगे कि वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, कैसी होगी। समझ में आया ना? तो देखिए ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस। एक बार फिर से उसी डायग्राम पे वापस जाइए। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये वेव यहां से यहां कितना ट्रेवल किया, S2P माइनस ये S1P घटा देते हैं, तो जितना आएगा वही उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए ये यहां से यहां जाने में 10 मीटर तय किया और ये 8 मीटर ही तय किया, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 10 माइनस 8 यानी 2 मीटर का पाथ डिफरेंस हो गया। अब 2 मीटर के पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो हम लोग इसी से देखते हैं, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि उसी फेज डिफरेंस से हम पता कर पाएंगे। तो देखिए अगर पाथ डिफरेंस मान लीजिए क्रिएट होता है 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या n लैम्डा, n 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर एक वेवलेंथ के बराबर या डबल वेवलेंथ के बराबर अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो यहाँ पे जरा 0 रखिए तो फेज डिफरेंस भी क्या आएगा, 0, यानी 0 के अकॉर्डिंग 0। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का क्रिएट हुआ तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का क्रिएट हुआ तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई। यानी जब जब पाथ डिफरेंस 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा के फैक्टर से क्रिएट होगा तो फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई या 2n पाई के फैक्टर से क्रिएट होगा। तो आप जानते हैं cos 2n पाई का मान कितना आता है, +1। आप जानते हैं cos 0 का भी मान +1। 2 पाई मतलब कितना हुआ, पाई का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 180, तो cos 2 पाई यानी cos 360। समझ पा रहे हैं ना, cos 360 अगेन +1, cos 4 पाई अगेन +1 उसका वैल्यू आएगा। ठीक, तो इसके लिए यानी अगर ये कंडीशन लागू हुआ तो cos पाई का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे में इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, चलिए cos फाई का मान उस फॉर्मूले में अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पे cos फाई का फैक्टर था उसका मान 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ये cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी पहले वेव का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। कब, जब ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये हो। अभी मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाला डायग्राम से भी समझाऊंगा कि कैसे ये कोरिलेटेड है। फॉर्मूले से तो आप देख लिए, पर मैं अभी डायग्राम से भी समझाता हूं। जैसे देखिए यहीं पे मैं डायग्राम ये बनाता हूं, जैसे 2 वेव बनाता हूं। चलिए एक वेव यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से, तो आप लोग जानते हैं कि अगर इस पे मैं यहाँ पे y एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड है, आप जानते हैं ये फैक्टर क्या होता है, 0, और यहाँ पे ये बीच में ये फैक्टर कितना होता है, पाई बाई
2 और यहाँ पे क्या होता है पाई, ये होता है मैक्सिमम जो इधर होता है, ये होता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पाई। समझ में आ गया। और यहां से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है वो लैम्डा, तो ये यहां से केवल यहां तक का कितना होगा, लैम्डा बाई 4। फिर यहां से पाई तक का कितना होगा, अब समझ पा रहे हैं ना लैम्डा बाई 4 कितना मैं बताया हूं। ये यहां से यहां तक का फैक्टर लैम्डा, अरे भाई लैम्डा है तो लैम्डा को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, ये इतना लैम्डा बाई 4, ये भी इतना लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4 और ये भी लैम्डा बाई 4। तो यहां से यहां यानी ये 0 से देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कितना है, लैम्डा बाई 4, लेकिन 0 से पाई के बीच में कितना है, लैम्डा, सॉरी लैम्डा बाई 2। यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 प्लस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 आएगा। यानी इसका मतलब अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझेंगे, यहां से ये पाई बाई, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 2 पाई होगा ना, हाँ अब ठीक है, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई होगा। तो देखिए जब कभी भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, पाई का। लेकिन अगर लैम्डा का ही मान लीजिए यहां से यहां पूरा लैम्डा तक का अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, 2 पाई। तो यही तो फॉर्मूला बता रहा है कि अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस हुआ तो इसके अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस कितने को क्रिएट हो रहा है, 2 पाई का। अब अगर लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 2 मतलब ये यहां से यहां तक का केवल, अगर इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, पाई का क्रिएट होगा। अगर लैम्डा बाई 4 यहां से केवल इतना, लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का। ये इसके ग्राफ में कोरिलेशन होता है। फेज डिफरेंस आने का मतलब ये होता है ना कि अगर एक वेव यहाँ 0 से चल रहा है और मान लीजिए इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, तो अगर पाई बाई 2 का है तो जब ये 0 से शुरू करेगा तो दूसरा वेव कहां से शुरू करेगा, पाई बाई 2 से। ये माने ये वो दूसरा वेव यहां से शुरू होगा तो उनके बीच में इतने का फेज डिफरेंस या यूं कह लीजिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इंटेंसिटी मैक्सिमम आ गया। अब एक स्पेशल केस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए जो शुरू में दोनों वेव थे उनका एम्पलीट्यूड A1 इक्वल टू A2 बराबर A था, मान लीजिए A हमने मान लिया, तो एक सिंगल वेव की इंटेंसिटी कितनी हो गई, A स्क्वायर। सेकेंड वेव सिंगल वेव की इंटेंसिटी A स्क्वायर। अच्छा दोनों की इंटेंसिटी को जोड़ देते हैं अलग अलग, तो दोनों की इंटेंसिटी को अलग अलग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस A स्क्वायर। लेकिन जो रिजल्टेंट आया है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स आया है वो A1 प्लस A2 का क्या आया है, होल स्क्वायर। तो अगर A प्लस A रखते हैं तो ट्वाइस A और ये ट्वाइस A का होल स्क्वायर 4A आ जा रहा है। इसका मतलब आपको ये जानने को मिला एक नया चीज कि यहां पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो दोनों वेव के अलग अलग इंडिविजुअल इंटेंसिटी के योग से भी ज्यादा आ सकता है। So the maximum intensity is greater than the sum of two individual intensities and is called constructive interference। ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है वो दोनों लाइट के अलग अलग इंटेंसिटी के योग से भी ज्यादा आता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये कैसे हो गया, अगर मान लीजिए एक की इंटेंसिटी अगर 10 है दूसरे की अगर 10 है तो मैक्सिमम 20 ही आ सकता है ना। यहाँ तो आप कह रहे हैं अगर इसकी, अच्छा मैं कोई ऐसा नंबर लेता हूं जिसमें एम्पलीट्यूड निकाल सकूं, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी थी 25, इसकी इंटेंसिटी थी 25, तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा, 5, तभी तो इसका 5 का स्क्वायर 25 और इसका 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल इंटेंसिटी अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना मिलना चाहिए था, 50। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर फॉर्मूले से निकाले तो 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 5 10, 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो आप सोचेंगे भाई अलग अलग वेव की इंटेंसिटी में जोड़ रहा हूं तो 50 ही मिल रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 100 कैसे मिल सकता है मैक्सिमम, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फेल कर गया। तो इसके लिए मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आप लोग जाइए पिछला लेक्चर देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला, उसमें मैंने आपको समझाया है कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फेल नहीं करता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक छुपा हुआ है और वो चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसको जाके वहां देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन लागू होते हुए भी कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लागू रहता है। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक अलग केस ले लेते हैं, अलग केस कि यदि पाथ डिफरेंस
पांच डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फैक्टर पे होता है। तो उसके करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा? अगर पांच डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का। अभी भी मैंने बताया था ना, ये एक वेव मैंने ले लिया, तो यहाँ ये बीच में ये आता है, ये पाई बाई 2 और यहाँ पे ये पाई, और ये पूरा का पूरा एक ये लैम्डा होता है। तो यहाँ से ये आधा, इतना कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। यानी अगर लैम्डा बाई 2 का पांच डिफरेंस क्रिएट होता है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? पाई। तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा? पाई का। और वो फार्मूले से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यही कंडीशन इसमें भी होगा। अगर 3 लैम्डा बाई 2 होगा तो फेज डिफरेंस 3 पाई का होगा। इसी प्रकार फेज डिफरेंस 2n+1 पाई का। तो ऐसे में पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसी वैल्यूज का मान कॉस में क्या आता है? -1 आता है। तो अगर कॉस फाई का मान -1 हो गया तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इस केस में इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगी। तो ये बन जाएगा A-A1 - A2 का होल स्क्वायर केस। चलिए इसमें भी स्पेशल केस लेते हैं। मान लेते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो A1 = A। तो ऐसे में सिंगल एक वेव का सिंगल इंटेंसिटी A², दूसरे का भी A²। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ट्वाइस A² मिलेगा। अब मिनिमम निकालते हैं, आई मिनिमम इस केस में निकालते हैं, तो A1 - A2 का होल स्क्वायर मतलब A - A का होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हमें क्या जानने को मिल रहा कि इस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा वो दोनों वेव के अलग अलग इंटेंसिटी के योग से भी कम आता है। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट बराबर हुआ तो बल्कि वो 0 आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। So the minimum intensity is less than the sum of two individual intensities and is called destructive interference। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने इंटरफेरेंस की थ्योरी डिस्कस किया और हमने ये समझा कि किस कंडीशंस के तहत कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किस कंडीशन के तहत डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। और उसके हमने फॉर्मूले को भी डिराइव करके देखा कि इंटेंसिटी कैसा होता है। तो एक बात हमें समझ में आया कि इंटरफेरेंस की घटना में, व्यतिकरण के घटना में जो लाइट का इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कहीं कहीं पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी और कहीं कहीं पे इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, वहां अंधेरा रहेगा। समझ में आया? तो जहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी वहां पे लाइट बहुत ज्यादा होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे ये बीच में। और जहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा, इंटेंसिटी 0 मिलेगी, उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। और इस प्रकार से ब्राइट डार्क का ये जो एक इंटेंसिटी का जो पैटर्न मिलता है, इसी को बोला जाता है फ्रिंज। तो यही इंटरफेरेंस की परिभाषा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। क्योंकि जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था तो ये अलग अलग लाइट की इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित थी। कहीं पे मुझे अंधेरा या उजाला ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, ब्राइटनेस या डार्कनेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, एक यूनिफॉर्मली ब्राइटनेस दिखाई दे रहा था शुरू में, जब इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। केवल एक कोई लाइट लेंगे, लेकिन जब दोनों लाइट लिए, हम इनके बीच में इंटरफेरेंस हुआ, व्यतिकरण हुआ, तो व्यतिकरण के पश्चात जो इंटेंसिटी शुरू में इनकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पे कम। इसी घटना को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लंबा बन गया है, फिर भी आई होप मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूं इसमें। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।